नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सर्वनारायण सिंह राम कुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के इस वीडियो पोस्ट में मैं पार्ट 2 के छात्रों के लिए महासागरीय जलधाराएं विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहा हूं। इस से पूर्व के वीडियो में मैंने महासागरीय तापमान एवं ऊष्मा बजट पर चर्चा की थी और आप लोगों को कहा था कि अगले वीडियो पोस्ट में मैं महासागरीय जलधारा के विषय वस्तु पर बात करूंगा। तो आइए हम लोग इस विषय वस्तु को समझते हैं। महासागरीय जलधारा सागरीय जल की क्षैतिज गति है, जिसमें जल की विशाल राशि निश्चित दिशा में परिभाषित मार्ग का अनुसरण करती हुई प्रवाहित होती है। यह आसपास के जल से अलग दिखाई देती है। ये सागरीय जल के रासायनिक गुणों, भौतिक दशाओं और जैवीय दशाओं को निर्धारित करती हैं। वास्तव में यह समुद्री पारिस्थितिकी का निर्धारण करने वाली एक प्रमुख कारक है। देखिए, महासागरीय जलधारा जो होती है उसको सीधा सीधा और सामान्य भाषा में अगर हम समझने का प्रयास करें तो इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि महासागर है, तो उस महासागर में कुछ जलराशियां ऐसी होती हैं, या तो वो सामान्य जल से उसका तापमान या तो काफ़ी अधिक गर्म होता है या काफ़ी अधिक ठंडा होता है, और वो जो है सो उस समुद्र में, माने ऐसा हम कह सकते हैं कि वो महासागरीय जलधाराएं समुद्र में बहने वाली विशाल नदियां हैं, ऐसे समझिए इसको। और जलधारा का जो अपनी प्रकृति होती है, यानी प्रकृति मीन्स या तो वो गर्म होगी या ठंडी होगी, तो वो आसानी से आसपास के जल द्वारा, यानी मैंने कहा कि महासागर में बहने वाली नदियां हैं, तो अगर वो नदियां तो जलधारा हो गई, लेकिन उस जलधारा के दोनों तरफ जो समुद्री जल है वो जल आसानी से उसके गुणधर्म को परिवर्तित नहीं कर पाती है। और ये जलधारा जो है ये समुद्री पारिस्थिति को निर्धारण करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इतना ही नहीं, यह विश्व के जलवायु को भी प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सागरीय जलधारा के निर्माण एवं विकास में निम्न कारकों का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। यही कारक इन्हें प्रभावित भी करती है, जिससे अलग अलग महासागर की धाराएं, जैसे अटलांटिक महासागर की जलधाराएं, प्रशांत महासागर की जलधाराएं और हिंद महासागर की जलधाराएं विशिष्ट रूप से प्रभावित होता है। तो जलधारा के निर्माण एवं विकास में जिन तथ्यों की या जिन कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उनमें खगोलीय कारक, पहला खगोलीय कारक जिसमें पृथ्वी का घूर्णन, विक्षेप बल एवं गुरुत्व बल है। दूसरा वायुमंडलीय कारक, तापमान, वायुदाब, वर्षा एवं पवन यानी हवा। तीसरा अंतः समुद्री कारक, जिसके अंतर्गत हिम का पिघलना, लवणता या घनत्व, सागरीय जल के विभिन्न परतों का तापमान आदि। चौथा कारक स्थलाकृतिक कारक है, जिसके अंतर्गत कटक द्वीप, खाड़ियाँ, तटीय आकृति आदि आते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो आपको जाननी चाहिए कि अभी हमने जो महासागरीय जलधारा के निर्माण के लिए या प्रभावित होने वाले कारक का जो हम लोगों ने वर्णन किया, जाना, जिसमें मुख्य रूप से हमने 4 कारकों की चर्चा की: खगोलीय कारक, वायुमंडलीय कारक, अंतः समुद्री कारक और स्थलाकृतिक कारक। ये 4 कारक महत्वपूर्ण होते हैं जलधारा के निर्माण के लिए। यहाँ जो एक बात जाननी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि पृथ्वी पर जब हम
गोलार्ध के रूप में जो पृथ्वी को हम लोग वर्गीकृत करते हैं, यानी कि विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध, विषुवत रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो आप इस बात को जान के हैरान हो जाएंगे कि वो वायु राशि हो या जलधारा हो, कोई भी जलधारा हो, वो उत्तरी गोलार्ध की जो जलधारा है वो कभी भी दक्षिणी गोलार्ध में नहीं आती है, या दक्षिणी गोलार्ध की जो जलधारा है वो जो है सो उत्तरी गोलार्ध में नहीं जा पाती है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी गोलार्ध की जलधारा, यानी उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध हो, उसकी वो जो जलधाराएं हैं वो विषुवत रेखा को पार नहीं कर पाती हैं, यानी कि विषुवत रेखा के पास आकर के वो जलधारा पुनः जो है सो ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं। ये जो कारण है कि ये क्यों मुड़ जाती हैं, इसका सबसे बड़ा कारण जो बताया जाता है उसमें कोरियालिस फोर्स, यानी एक तो पृथ्वी का अपने अक्ष में झुका होना और उसकी जो दैनिक गति है, पृथ्वी की जो दैनिक गति है, उस गति के कारण जो बल उत्सर्जित होता है या बल तैयार होता है, जिसको कि हम लोग कोरियालिस फोर्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस बल के बारे में कोरियालिस महोदय ने पता किया था, इसीलिए उनके सम्मान में इसका नाम कोरियालिस फोर्स रखा गया है। उसी कोरियालिस फोर्स के कारण जलधाराएं विषुवत रेखा को आर पार नहीं करती हैं, नहीं कर पाती हैं। आपने अभी जलधारा का निर्माण, विकास एवं प्रभावित करने वाले विविध कारकों को देखा। इन कारकों की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप सागरीय जलधाराओं द्वारा जलीय परिसंचरण प्रणाली का विकास होता है, जिसमें जल की चक्रीय व्यवस्था का विकास होता है। इसमें जल धाराएं क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रूप में प्रवाहित होती हैं। इससे ध्रुवीय एवं उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के जल में मिश्रण होता है। यह स्थिति सागरीय जल की भौतिक एवं पारिस्थितिकी दशाओं को निर्धारित करती है। जलधाराएं प्रकृति के आधार पर मुख्यतया 4 तरह की होती हैं। वैसे तो हम लोग जलधाराओं को मुख्य रूप से 2 भागों में ही विभाजित करते हैं, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। लेकिन प्राकृतिक रूप से अगर हम और सूक्ष्म अध्ययन करें तो हम जलधाराओं को 4 प्राकृतिक रूप में विभाजित कर सकते हैं। पहला गर्म जलधारा, दूसरा तुलनात्मक गर्म जलधारा, तीसरा ठंडी जलधारा, चौथा तुलनात्मक ठंडी जलधारा। आइए हम लोग सबसे पहले गर्म जलधारा के बारे में जानें। गर्म जलधारा उष्णकटिबंध से उत्पन्न जलधारा है, यानी कि गर्म जलधारा का निर्माण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही होता है। दूसरा, विषुवतीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भाग से गर्म जलधाराएं उत्पन्न होती है। कहने का तात्पर्य है कि गर्म जलधाराएं प्रायः विषुवत रेखीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भाग में ही जन्म लेती हैं या बनती हैं या तैयार होती हैं, जहाँ से वो पुनः जो है सो आगे की ओर प्रवाहित होती है। तुलनात्मक गर्म जलधारा की अगर हम बात करें तो तुलनात्मक गर्म जलधारा वो गर्म जलधारा उच्च अक्षांशों में प्रवेश कर जाती हैं, उनके तापमान में थोड़ी कमी आने लगती है और ये तुलनात्मक गर्म रह जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि वो गर्म जलधारा जो कि उच्च अक्षांशों में यानी ध्रुव की तरफ जो है सो आगे बहुत आगे तक चली जाती हैं, इसको हम वैसी गर्म जलधारा को हम लोग तुलनात्मक गर्म जलधारा कहते हैं, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र में चूँकि ठंड अधिक रहता है, तापमान माइनस में भी चला जाता है और उन क्षेत्रों में जो ये जाती है तो वो उतनी गर्म नहीं रह पाती हैं, फिर भी वो गर्म रहती हैं, इसीलिए हम इसको तुलनात्मक जलधारा कहते हैं। उष्णकटिबंधीय ठंडी जलधारा मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये जो तुलनात्मक गर्म जलधारा है वो आगे चल करके जब वो मैंने ध्रुव की तरफ आगे बढ़ती हैं तो उष्णकटिबंधीय ठंडी जलधारा का अंग बन जाते हैं, यानी वो ठंडी जलधारा में परिवर्तित हो जाती है। अब हम ठंडी जलधारा की अगर बात करें तो ठंडी जलधारा ध्रुवीय प्रदेश में उत्पन्न होने वाली जलधारा है और
उच्च अक्षांशों में उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। तुलनात्मक ठंडी जलधारा की अब हम अगर बात करें तो जब ध्रुवीय ठंडी जलधारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तब यह तुलनात्मक ठंडी रह जाती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय भाग में तुलनात्मक ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। इसका कारण सागर नितल के ठंडे जल का ऊपर आ जाना होता है। जलधाराओं की भौगोलिक स्थिति और प्रवाह क्षेत्र की एक निश्चित प्रकृति पाई जाती है और सामान्य दशाओं में जलधाराएं निश्चित परिसंचलन प्रणाली के अनुरूप बनी रहती है। हालांकि इसमें भी सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन से संबंधित परिवर्तन होते हैं। सागरी जल में ध्रुवों एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के मध्य जल का प्रवाह लंबवत जलीय परिसंचरण द्वारा भी होता है। ध्रुवों पर गुरुत्व बल की अधिकता के कारण सतही जल में नीचे बैठने की प्रवृत्ति विकसित होती है। सागर नितल के अवरोध के कारण इनका प्रवाह उष्णकटिबंधीय प्रदेश की ओर होता है। यहाँ या ऐसे क्षेत्रों में ऊपर की ओर आने लगती है जहाँ से जल का विस्थापन हो। यहाँ से जल का प्रवाह क्षैतिज रूप से ध्रुवों की ओर होता है और जल की चक्रीय व्यवस्था विकसित होती है। अब हम जलधाराओं की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर चर्चा करने जा रहे हैं। आपने अभी तक समझा या पढ़ा कि खगोलीय, वायुमंडलीय तथा अंतः समुद्री कारक जलधाराओं की उत्पत्ति और प्रकृति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। खगोलीय कारक के अंतर्गत पृथ्वी का घूर्णन, विक्षेपण बल एवं गुरुत्व बल आते हैं। वायुमंडलीय कारक के अंतर्गत तापमान, वायुदाब, वर्षा तथा पवन आते हैं। अंतः समुद्री कारक के अंतर्गत हिम का पिघलना, लवणता या घनत्व तथा सागरी जल के विभिन्न परतों का तापमान को रखा जाता है। इन कारकों के फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप सागरी जल तल के स्तर में विभिन्नता उत्पन्न होती है। इससे जल का प्रवाह उच्च जल तल से निम्न जल तल की ओर होता है। विषुवतीय प्रदेशों में पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवतीय गर्म जलधाराएं प्रवाहित होती हैं और विषुवतीय प्रदेश की जलधाराओं की उत्पत्ति का सबसे व्यापक क्षेत्र होता है। यहाँ वर्ष भर वर्षा, औसत उच्च तापमान, निम्न वायुदाब और तीव्र वर्षा की दशाओं के कारण जल का स्तर हमेशा ऊपर बना रहता है। इसी कारण यहाँ से जल प्रवाह का विकास होता है। जल को पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित करने में पृथ्वी की घूर्णन गति और व्यापारिक पवनों का योगदान होता है। घूर्णन गति के कारण स्थलीय भाग घूर्णन गति के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है, लेकिन जलीय भाग इस गति का साथ नहीं दे पाता और पीछे छूट जाता है। इसी कारण जल में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाह विकसित होता है। उत्तरी विषुवतीय एवं दक्षिणी विषुवतीय गर्म जलधारा की उत्पत्ति इसी प्रक्रिया के कारण होती है। उत्तरी विषुवतीय एवं दक्षिणी विषुवतीय धाराओं के अभिसरण से पश्चिम से पूर्व की ओर मंद ढाल का विकास होता है, जिसके सहारे अत्यंत मंद गति की जलधारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। इसे विषुवत रेखीय जलधारा कहते हैं। विषुवतीय जलधाराएं जब पश्चिम की ओर महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भागों से टकराती हैं तब उत्तर एवं दक्षिण की ओर तट के अनुरूप प्रवाहित होने लगती है। लगभग 35 डिग्री से 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के पास यह पछुआ पवन के प्रभाव में आ जाती है। साथ ही पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न विक्षेप बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ने लगती है। इस प्रक्रिया से प्रवाह प्रकार की जलधारा की उत्पत्ति होती है। उत्तरी गोलार्ध में यह गर्म जलधारा के रूप में उच्च अक्षांश तक प्रवाहित होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यह वैश्विक ठंडी जलधारा पछुआ पवन का अंग बन जाती है। उष्ण कटिबंध में विषुवतीय जलधाराओं द्वारा सतह से जल के निरंतर विस्थापित होते रहने के कारण सागर नितल का ठंडा जल सतह पर आता रहता है। यह तुलनात्मक ठंडी जलधारा को जन्म देता है।
उष्णकटिबंध में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर प्रवाहित होने वाली तुलनात्मक ठंडी जलधारा की उत्पत्ति इसी प्रक्रिया से होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकार की जलधारा की उत्पत्ति का कारण पछुआ पवन प्रवाह ठंडी जलधारा के कुछ भाग का तटों से टकराकर उत्तर की ओर विस्थापित होना भी है। ध्रुवीय प्रदेशों में हिम शिलाखंडों के पिघलने के कारण ठंडी जलधाराओं की उत्पत्ति होती है, जो लगभग 45 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांश तक प्रवाहित होती है। यहाँ यह उच्च कटिबंधीय जलधाराओं के अभिसरण करती है। उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के उत्तरी पूर्वी तट पर इसी प्रक्रिया से ठंडी जलधाराएं उत्पन्न होती है। जल के प्रवाह को सागरी लवणता, घनत्व और सागरी जल के विभिन्न परतों के तापमान की विभिन्नता भी प्रभावित करती है। अधिक लवणयुक्त जल का घनत्व अधिक होता है, ऐसे में जल तल नीचे होता है। इसी कारण कम लवणयुक्त क्षेत्र से जल का प्रवाह अधिक लवणयुक्त क्षेत्र की ओर होता है। सागरीय जल की परतों में तापमान की विभिन्नता के कारण भी जल में ऊर्ध्वाधर गति विकसित होती है। जलधाराओं की सामान्य व्यवस्था को तटीय आकृति, द्वीपों की स्थिति, कटक तथा खाड़ियाँ व्यापकता से प्रभावित करती है। अटलांटिक महासागर में उत्तरी विषुवतीय जलधारा पर इसका व्यापक प्रभाव देखा जा सकता है। यहाँ अटलांटिक कटक के अधिकांश ऊंचाई के कारण उत्तरी विषुवतीय जलधारा इसके समानांतर उत्तर की ओर प्रभावित होने लगती है, और जहाँ कटक की ऊंचाई में कमी आती है वहाँ इसे पार कर पुनः अपने पूर्व के मार्ग में प्रवाहित होने लगती है। कैरिबियन सागर में कई द्वीपों की स्थिति के कारण द्वीपों से टकराकर कई उपधाराओं में विभाजित हो जाती है। मैक्सिको की खाड़ी में द्वीपों के अभाव के कारण यह पुनः मिल जाती है और फ्लोरिडा की जलधारा को जन्म देती है। इस तरह कहा जा सकता है कि सागरी जलधाराएं विविध कारकों की अंतःक्रिया का परिणाम है। कोई एक कारक किसी जलधारा के लिए उत्तरदायी नहीं है। आशा है इस पोस्ट को पढ़कर आप महासागरीय जलधारा को समझ पाए होंगे। अगर इसे समझने में किसी भी तरह की कठिनाई आ रही हो तो आप मुझसे मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर 9470786423 पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको आपके समस्याओं का समाधान अवश्य करूंगा। नमस्कार।